तो मैं रानी हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। आज हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का ये दिसंबर 2019 का है, हल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जब आपको वीडियो पसंद आए तो, और आप भी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statements represent dash orientation typical at dash stage। तो नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है वो डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर प्रदर्शित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत यानी कन्वेंशनल स्टेज पर अवस्था पर दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक डीम्ड appropriated for different sexes in the society are referred to as। मतलब समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो एक्चुअली इनको हम जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं समाज में, विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली अवधारणाएं, तो ये कहलाती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिताएं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ये सेम इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, लिंग के ऊपर आधारित है, लेकिन भाषा चेंज करके थोड़ा सा। और ये चीज़ आप भी समझ लीजिए यहाँ कि जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर वाइस में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा कि ये पिता तो क्या करता है, घर के कार्यों में लगा रहता है, ठीक है, और माता साहसिक गतिविधियों यानी बाहर के काम और कुछ ऐसे काम करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? एक्चुअली ये कदम जो दर्शाता है वो जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही हैं, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब ये क्या करता है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। इस तरह का कहानियाँ जो पाठ्यचर्या में शामिल की गई हैं ये बताती हैं। ये 3rd क्लास की बुक EVS बुक आप देखिए, उसमें ये इस तरह की पिक्चर दी गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करेंट लेवल टू परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क कोई बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, वयस्क है, तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, मतलब उसको बढ़ा देता है, उसको और ज़्यादा सीखने में हेल्प करता है। तो ये कहलाती है स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़ा, ढांचा या मचान, कुछ भी वर्ड लेके आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये एक्चुअली फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में विकसित होता है, यानी अमूर्त
संक्रियात्मक अवस्था, ये लास्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, उन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये एक्चुअली एक ही सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, तो इसी यदि पूछते हैं सीक्वेंस पूछते हैं कभी तो आप इसी तरह से याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी। अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, यानी डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो किसके अनुसार? तो एक्चुअली समाज की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं या सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teachers of grade 6 to 8 in his classroom should, यानी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो जो 6 to 8 का जो शिक्षक है उसको प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चों के अंदर प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, बच्चों की तर्क क्षमता इम्प्रूव हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विथ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो उसकी जब तार्किक बुद्धि की बात आती है तो वहाँ पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, यानी सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। जब उसके अंदर तर्क की बात की जाती है, गणितीय बात की जाती है, तो वहाँ ये सब चीज़ें आती हैं, पैटर्न्स को खोजे एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटीज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो एक्चुअली इसको जो कहा जाता है समाजीकरण। बच्चों के अंदर जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो बच्चों के अंदर समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन हो रहा है, हमें ऐसा समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट्स इज करेक्ट, यानी मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात आती है तो ऑप्शन नंबर 4 यानी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रगतिशील कक्षा में यानी इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होगा? विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब ही होता है जहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड्स, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यानी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टूडेंट इन क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teachers
इनिशियल स्टेप कैन बी, यानी आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। मतलब बच्चे के दिमाग में कई जगह से ये चीज़ भर दी गई है, तो उसको समाप्त करने के लिए या ख़त्म करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए टीचर को करना चाहिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उनके उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। यानी बताना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है आपके समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, जो फिज़िकली या मेंटली या फिर किसी भी तरह से डिसेबल होने के बाद भी किस क्षेत्र में आगे गए, इस तरह से रोल मॉडल के बारे में उनको बताना चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे उनके अंदर से जो धारणा बनी हुई रूढ़िवादिता वो निकल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, यानी एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। यानी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम। मतलब एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने की चिंता, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई यानी डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड और लेटर्स, और थर्ड है पुअर वोकेबुलरी स्किल्स, यानी निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, और डिफ़िकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, यानी पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसको कठिनाई। तो ये किस चीज़ के सूचक हैं? दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के लक्षण हैं, यानी अ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। मतलब एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो वो एक्चुअली प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम के उद्देश्यों को विकसित करना, इसके द्वारा वो संबोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम वाई, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो एक टीचर अपनी कक्षा में उसके अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो ये है एक्चुअली विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यानी शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो ये है एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4 कि साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण
प्रणाली नहीं है। तो ये है कुछ ऑप्शन नंबर 4, यानी दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ नहीं पूछा है, नोट लगा लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, तो दोहराना, रोट लर्निंग, ये सारी चीज़ें, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो ऐसे बच्चों के साथ उनको ऑप्शन नंबर 3 है कि उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्टेड दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है अत्यंत आवश्यक ज्ञान की संरचना के लिए? तो एक्चुअली ज्ञान की संरचना के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वो है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, यानी इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव्स थियरीज अबाउट वेरियस फिनोमेनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, यानी चैलेंज दीज कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज, यानी संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो ये जो होता है वो द्विदिशीय, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वाई डायरेक्शनल बोलेंगे जिसे अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यह भी आता है, लेकिन इसके लिए ये आप ना स्पेशली लिखा हो जंजौक के द्वारा, तब यहाँ इसको टिक करते हैं, नहीं तो नॉर्मली ये किसी का नाम नहीं लिखा है तो हम इसे ऐसे ही मानते हैं। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये सारी चीज़ें ही जो हैं इसमें दी गई हैं कि विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये चारों ही प्रभावित करते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश आर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोशल इंटरेक्शंस, यानी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ इसे सिर्फ आंसर की तरह ना लेते हुए एक प्रैक्टिस पेपर की तरह लीजिए ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward, this is not directly related to that activity such as earn a star or badge.
दे आर लाइकली टू, मतलब जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन या एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार या बैच प्राप्त करना, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चों के अंदर अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज। ऑप्शन नंबर 2 अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशियो कंट्रविस्ट थियरीज, यानी समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यही एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन बीइंग टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, मतलब बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फैमिली एंड नेबरहुड आर, यानी परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। ठीक है, फैमिली और पास पड़ोस कभी भी सेकेंडरी एजुकेशन नहीं होते और स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे हमने 30 तक कर लिया है। अब यहाँ मैथ का पेपर है लेकिन मैं सोशल साइंस कराऊंगी, तो सोशल साइंस पेपर करते समय एक्चुअली हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लोग हिंदी इंग्लिश, जिन्होंने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ली है तो आपको कौन सी करनी है, और लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी ली है तो कौन सी करनी है, इस चीज़ का भी मैं अभी बता दूंगी, आज कंफर्म कर दूंगी, ताकि आपकी जो गलतियां होती हैं वो ना हों। ओके, कुछ तो अब यहाँ से जो सोशल स्टडी है, मैथ वाला मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि आप कमेंट करके बताएं आपको चाहिए तो मैं उस पर बना दूँगी वीडियो, नहीं तो अभी मैं सोशल साइंस की डिमांड थी लोगों की, इसलिए मैं उस पर बना रही हूँ। तो चलिए, जो 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षोत्थ पर्वत है? तो जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, वो इसमें से कौन सा उसका उदाहरण है? तो ऑप्शन फर्स्ट है हिमालय पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, और तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन 31 का जो एक्चुअली करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वॉशियस पर्वत जो है वो वृक्षोत्थ पर्वत के उदाहरण है, यानी पर्वत हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टेटमेंट कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और कथन भी है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या बी सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कायांतरित शैलों के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कंसीडर द स्टेटमेंट ABC ऑन द मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ कथन दिए गए हैं, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आपका करेक्ट है कथन ए। सेकेंड है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट टू फ्रॉम मेल्टन मैग्मा व्हेन सब्जेक्ट टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो थर्ड है मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये भी आपका करेक्ट है। यानी अब यहाँ देख लेते हैं कि ABC किस में है, तो थर्ड ऑप्शन में ABC है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके तीनों ही सही हैं। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और उच्च दाब
के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। और बी कथन था कि कायांतरित सेलें उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर फ्रॉम स्पेस टू द मेटेरिट्स बर्न अप, यानी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। ऊपर से जो आते हैं वो किस परत में आने के बाद जल जाते हैं। तो एक्चुअली जो मीजोस्फीयर है यानी मध्यमंडल, इसमें प्रवेश करते ही ये जल जाते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, समझते हैं। एक्चुअली वो टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, बल्कि ये मेटेओराइट्स होते हैं। क्या मेटेओराइट्स होते हैं जो मध्यमंडल परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, और आग जैसा लंबा हमको दिखता है, कुछ निकल गया, और फिर हम उसको टूटा हुआ तारा कह के विष मांगते हैं। वो सारी चीज़ें पुरानी बनी हुई हैं, लेकिन एक्चुअली आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्रांसह्यूमेंस इज़ रिलेटेड टू, यानी ऋतु प्रवास जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है मूवमेंट ऑफ पीपल से, यानी लोगों के आवागमन से। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन परमानेंट पॉइंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका कथन ए है, दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। और दूसरा कथन बी है, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ दीज विंड्स, यानी पश्चिम एवं पूर्वी पवन इनके उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट, यानी ए और बी दोनों ही सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉम्पास इन ब्राज़ील एंड लानोस इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल ऑफ। तो एक्चुअली ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ये जो उदाहरण हैं वो हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका कथन ए है, क्लाइमेट रेफर्स टू द डे एंड डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। और बी कथन है कि क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड ओनली बाई इट्स एटीट्यूड एंड रिलीफ, यानी किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि ए और बी दोनों गलत हैं। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, इसमें एक भी कथन जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए लक्षणों ए और बी के, ये इसमें कथन बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, तो स्रोत की पहचान करें। ये है कि एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बी है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्वक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो एक्चुअली ये जो ऊर्जा का स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस, यानी नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, अभी हम 40 पे चलते हैं। इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन। तो इंदिरा के 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक मैत्री और एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन जहाँ अब ऑप्शन की आदत पड़ गई। तो एक्चुअली ये 2 शोध संस्थान हैं, वो हैं आपके अंटार्कटिका। आपको पता होगा जो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ लोग बहुत कम रहते, कोई लोग रहते ही नहीं हैं, सिर्फ कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च संस्थान बने हुए हैं, कई देशों के बने हुए हैं, जिसमें से 2 भारत के भी हैं, मैत्री और एक और है। और बस वहाँ रिसर्च के लिए लोग जाते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। काफ़ी सर्दी है क्योंकि ये ध्रुवों पर स्थित है।
अब है क्वेश्चन नंबर 41 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनरल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसका जो कथन है ना, ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक, तो ये एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सही नहीं पूछा है। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं ऐसा नहीं है, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब है मैच द फॉलोइंग, तो अब यहाँ आपको मैच करना है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले तो जो नर्मदा घाटी है वो किस लिए फेमस थी। नर्मदा ए का सेकंड यानी आखेट और संग्रहण, नर्मदा घाटी। फिर है वाजी, बी का है आरंभिक गणतंत्र, जो वाजी था वो आरंभिक गणतंत्र था, यानी नर्मदा घाटी, आखेट, बाजी, आरंभिक गणतंत्र, और गारो पहाड़ियाँ यानी आरंभिक कृषि, सबसे पहले गारो पहाड़ियों में हुई थी। फिर है गंगा घाटी, तो गंगा घाटी का है लगभग 2500 पूर्व के शहर, ये डी का है थर्ड। और ये है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर, इन नदियों के किनारे बसे थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नीचे दिए गए ये फिर से कथन दिए हुए हैं, कथन पढ़िए और फिर बताइए आंसर। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए गलत है किंतु बी सही है। ये तो गलत है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालविधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, तो ये नहीं है। लेकिन कथन बी कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो कथन बी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन द, फिर से स्टेटमेंट दिए हैं, कथन आपको पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन ये है, मैनी पेंटिंग मॉक्ड एट द चेंजेस दे शो अराउंड ridiculing the new tastes of those who spoke in English and warned against women moving out of their homes, यानी कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौक का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन लाइफ, यानी भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो एक्चुअली इसके लिए जो प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है वो है रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है वो प्राथमिक स्रोत मानी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ब्रिटिश काल के समय बच्चे सरकारी संस्थानों में पढ़ते थे निश्चित फीस लेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड्स। ब्रिटिश काल में बच्चे इस तरह से पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है,
बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से स्टेटमेंट दे दिए। तो ये पढ़िए, कथन ये है, टिल द 18th century पीपल इन यूरोप शॉ देमसेल्व्स एज नेशंस स्टेट्स, यानी 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और कथन बी है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, यानी अ कॉन्शियसनेस वॉज क्रिएटेड इन द अर्ली 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ करेक्ट, यानी ये तो गलत है कथन ए, लेकिन कथन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 48 कि BCE का तात्पर्य, BCE स्टैंड फॉर, तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन नंबर 2, बिफोर कॉमन एरा BCE का फुल फॉर्म होता है, इसका तात्पर्य है या मतलब है, जो भी आप समझें। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ डू वी नो टुडे दैट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी हम आज यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होती थी। तो एक्चुअली ये हमें पता चलता है महाराष्ट्र की जो पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड इन पटने इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हाउ डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन 4 हैं, उनमें से आपको चयन करना है इसके कारण कौन कौन से थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए बी और डी। तो ए बी डी सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया और संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंडर द महायान बुद्धिज्म, यानी महायान बौद्ध के धर्म के अंतर्गत क्या था। ऑप्शन नंबर 2, स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, यानी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। तो खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो वो जो सही है ऑप्शन नंबर 3 कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, यानी इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, यानी जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो एक्चुअली ये एकदम गलत है, क्योंकि उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। किसी एक आध के पास हो तो भले नहीं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो लिखित दस्तावेज कैसे रखेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है सेकंड गलत है। मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स कीप्स रिटन रिकॉर्ड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो एक्चुअली उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि वाई ट्रांसफ़र द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो एक्चुअली इसका एग्जाम्पल लगान मूवी में भी दिखाया गया है, आपको याद होगा अगर आपने देखी होगी कि लगान में जब वो हरा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में
सारे मामले सौंप दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3 कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यानी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज़ नॉन एज द लिटिल तिब्बत, यानी भारत में कि किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। तो एक्चुअली ये कहा गया है लद्दाख को। लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज़ द अपील सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली और इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर कि प्रोविज़न फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, यानी निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ये अपील प्रणाली की पुनर्वादिक प्रणाली है भारत में। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है कि रिवर्स महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द प्लेट्यू, ये लक्षण नहीं है, ये गलत है एक्चुअली ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर कि इस पठार पर पश्चिम, पहली बात तो ये जो कृष्णा और महानदी हैं वो पश्चिम की ओर बहती ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफ्रीका इज़ करेक्ट, यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा इसके बारे में जो करेक्ट आंसर है वो है ये सेकंड ऑप्शन कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर यानी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इट इज़ द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यही इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज, तो भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, इसी कारण आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ नॉन एज द कोस्टा रिका अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोस्टा रिका उपागम है वो किसे कहा गया है। तो एक्चुअली ये कहा गया है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, यानी 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, तो कहाँ पर, तो ये था कार्यस्थलों पर, एट वर्क प्लेस पे बनाने के लिए निर्देश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो एक्चुअली भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो एक्चुअली ये जो है वो है सेकंड ऑप्शन, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, यानी नगर निगम वार्ड काउंसलर इज नॉट अ प्रशासनिक ऑफिसर
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट आर द डी के वासु गाइडलाइन विच वर लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु के निर्देश क्या हैं। तो एक्चुअली ये हैं, फोर्थ, गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, यानी गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। डी के वासु निर्देश इनको कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ विच कैटेगरी, यानी वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो एक्चुअली ये जो स्वीकारता है, ऑप्शन नंबर 1, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजातियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। तो द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण है वो क्या है। तो इसमें जो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी अवर पास्ट 1 NCERT टेक्स्ट इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6, यानी हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के लिए NCERT के इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स है, द्वितीयक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट बिलो। सॉरी, नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार, फिर से पढ़िए कथन और बताइए। तो ये जो कथन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कि दोनों कथन ए और बी सही है, यानी परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ये सही है। और सेकंड ऑप्शन कथन है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। तो ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचर शुड बी, यानी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो है टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। ये एक्चुअली सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य जो है आपका ऑप्शन नंबर 4, टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ देम टू स्ट्राइव टुवार्ड्स, यानी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। क्वेश्चन नंबर 71 है कि फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोजिक टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपागम के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहर की दुनिया को ला सकती हैं। सही है। सेकंड है, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करते हैं। तो ये भी सही है। थर्ड है, फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकते हैं। तो ये भी सही है। तो लेकिन फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, तो ये चीज़ नहीं है, एक ही तरीके से नहीं करते हैं। तो ABC इसका जो सही विकल्प होगा, करेक्ट ऑप्शन है ABC, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन क्लासरूम। तो फिर से यहाँ स्टेटमेंट आ गए और ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो आपको अच्छे से आराम से समझ के पढ़ना है।
कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल ए, कि पहली बात तो हम इनको जब पढ़ेंगे कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, तो चिरकाल से उत्तर को सदा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो फर्स्ट मैप बना था मोहम्मद अल इदरिसी द्वारा, उसमें उत्तर को उल्टा दर्शाया गया था, जहाँ दक्षिण होना चाहिए वहाँ उत्तर था, तो ये गलत है, चिरकाल से नहीं कह सकते हैं। और थर्ड है कि मानचित्र त्रिआयामी, शायद त्रिआयामी नहीं होती है, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं होते हैं। 3 डायमेंशनल ग्लोब होता है, मानचित्र नहीं। तो शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक, तो समय की अवधारणा के लिए ये नहीं सहायक होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है केवल ए, ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इन एन एफर्ट टू कनेक्ट लर्निंग विद लर्नर्स लाइफ द सोशल साइंस टीचर नीड्स टू, यानी शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास, ये छोटा क्यों हो गया, प्रयास में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए, तो क्या चाहिए। यहाँ फिर से कथन दिए हैं, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना, तो ये तो सही है, इसका ऐसा होना चाहिए। फिर है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है। थर्ड है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, ये भी सही है। तो ए एंड सी इज़ द करेक्ट, तो ए और सी सही है सेकंड ऑप्शन में, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाइल टीचिंग हिस्ट्री जियोलॉजी चार्ट इज़ यूज्ड, यानी इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट होता है, जीनियोलॉजी चार्ट होता को प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग क्यों होता है। आपको ये ऑप्शन 1 है कि किसी समाज या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, और बी है अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, सी है एक काल क्रमिक रूपरेखा को देने के लिए, थर्ड है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि ए बी सी, यानी ए बी सी ये सही है। स्थान अवधारणा को विकसित करना नहीं होता है वंशावली में, तो ए बी सी आपके ऑप्शन 1 में ही दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट एडप्टेशंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड अ सोशल साइंस टीचर मेक्स व्हाइल एंगेजिंग विथ लर्नर्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, यानी दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो एक्चुअली ये करना चाहिए कि यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट आवाज़ में, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, तो आपको स्पष्ट आवाज़ में बोलना चाहिए। फिर है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकता है, तो देखने वाली सामग्री का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये कर सकते हैं, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। फिर है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकता लेकिन छू के फील कर सकता है चीज़ों को। तो ए सी डी 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए सी डी इज़ द करेक्ट आंसर, केवल ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 76 है कंसीडर द स्टेटमेंट्स ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होता है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, तो सी इसका गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, तो ये भी इसका सही है। तो इसमें ए वी और डी
जिसमें हैं वो सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड में हमको ए बी डी दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, अ सोशल साइंस टीचर विलिंग टू इंक्वायर विथ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव वुड व्यू द लर्नर्स एज। तो अन्वेषण के को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन है, फिर उनसे आपको विकल्प चूज करने हैं। तो ये है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए उत्सुक, सही है, ऐसे देखेगी। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता, ये भी सही है। फिर है समस्या के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, तो ये भी सही है। फिर है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, तो ये गलत है, आपका डी गलत है। तो ए बी सी आपको 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हेल्पफुल टुवार्ड्स मेकिंग सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव, यानी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकता है। आपके सामने फिर से विकल्प दे दिए, फिर उन विकल्पों से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ये हो सकता है। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों से, तो सिर्फ निम्नवर्गीय प्रसंगों से ही क्यों। तो ए और सी निम्नवर्गीय, हाँ ये है इसका। फिर है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेट इसीलिए बनाए जाते हैं सब अलग अलग कर सकें। तो ए और सी, केवल ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, वाई शुड स्टूडेंट लर्न टू बी क्रिटिकल, यानी विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। कमियों को इंगित करने के लिए, लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यूज आर रिलेटेड टू देयर ऑन लाइफ्स, यानी यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। बच्चों की सोच को ना विवेचनात्मक होना सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन करें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो ये जो विविधता दर्शाने वाले उदाहरण हैं, बाकी सब नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, अ सोशल साइंस एक्सक्यूशन ट्रिप इन अ सोशल इन्वॉल्व अ विजिट टू जीरो बॉम्बेडिला, नामदफा नेशनल पार्क और तमंग। ये सारी जो एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बॉम्बेडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिशांग गांव को शामिल किया गया है। तो ये सब किस में आते हैं, किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो बाकी किसी में अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी इसी में आ जाएंगी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 81 का थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी इनकरेजेस टीचर टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी केवल इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, सामाजिक विज्ञान की सामाजिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे वे बेहतर बन सकें। तो ऐसा नहीं है, समान उत्तर, प्रमोटिंग ऑल लर्नर्स टू गिव आइडेंटिकल आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी बच्चे समान उत्तर कैसे दे सकते हैं, सभी बच्चे अपनी समझ के अनुसार ही तो आंसर देंगे, थोड़ा बहुत चेंज तो होगा ही। और फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा यदि सेम
सेम उत्तर देंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो एक्चुअली इसमें जो थर्ड ऑप्शन है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, बल्कि इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप को नकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो आवश्यक होगा वो है आपका बी, कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, और डी, स्रोतों के ट्राई एग्युलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। बाकी ये ए, अतीत के प्रथाओं को बनाए रखना, ये सही नहीं है, और ना ये कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये भी सही नहीं। तो ए और डी आपका, सॉरी बी और डी थर्ड ऑप्शन में है, बी और डी, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 85, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी सेंसिटिविटी ऑफ सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय, किसके द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर, यहाँ भी ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, तो ऑप्शन पढ़िए फिर बताइए। तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, ये सही है। फिर है कि भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ये भी सही है। फिर है कि सामाजिक न्याय और आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, तो ये भी सही है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ए बी सी, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू, यानी इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, तो क्या प्रयास करेगा। यहाँ इसमें इस बार काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बना दिया है विकल्प के अंदर विकल्प देकर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक तो ये हो जाए कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, और इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता को बदलाव को खोजें, ये भी है। और फिर है इतिहास व्याख्यानों के विविधों में से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ये चीज़ नहीं है। फिर है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखें, तो ए बी और डी, ए बी डी सेकेंड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो एक्चुअली प्रदूषण रहित हवा ये जीने के लिए आवश्यक है, तो ये जीवन के अधिकार यानी राइट टू, ये फंडामेंटल राइट है, उसमें लाइफ का जो अधिकार है उसमें प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सारे अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया, यानी भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने दिया था। तो ये दिया था एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्वेश्चन नंबर 89 है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो जो मनोनीत होते हैं वो होते हैं 2 सदस्य, ये चुनकर नहीं आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 90, इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज्ड फ्रॉम मोनार्की टू, 2006 में नेपाल में सरकार का जो रूप था राजतंत्र से बदल कर क्या हो गया था। तो वो हो गया था आपका लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हमारा जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश को लिया है वो इस पार्ट को करें, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को लेते हैं,
इसलिए मैं हिंदी कराऊंगी। और आप बताइए, आपको इंग्लिश करना है तो उसकी भी प्रैक्टिस मैं करा दूँगी। और प्रश्न पत्र देख ली, इसी तरह से आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ से दे दिया 120, फिर 91 हिंदी भाषा ऐसे दे दिया। तो भाषा एक के रूप में पहले देंगे, इंग्लिश देंगे, हिंदी देंगे। तो यदि आपने भाषा 1 यहाँ पे लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को चुना है, तो आप फोर्थ भाग है चौथा, उसी को चुनेंगे। तो यहाँ ये इसमें क्या है, पैराग्राफ 2 रहते हैं। एक तो नॉर्मल कहानी जैसा रहता है और एक लिटरेचर यानी कविता से रहता है। तो यदि आपने लैंग्वेज 1 चुनी है हिंदी, उसमें भी ऐसा रहेगा, और इंग्लिश चुनी है तो उसमें भी ऐसा रहेगा। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में जो पैराग्राफ होते हैं उसमें भी पैराग्राफ होते हैं, लेकिन उसमें जो पैराग्राफ होते हैं वो नॉर्मल होते हैं दोनों, यानी कविता एक में भी नहीं होती है। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए बैकवर्ड जाके। थोड़ी देर रुका था वीडियो, मैं यहाँ आंसर बताऊंगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी पता चले आपको कितना समझ आया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 91 है कि वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है। आपके सामने ये ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ पढ़ के रखा हुआ है इसलिए मैं आंसर बता रही हूँ। आप चाहें तो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा आपका वात का आवरण यानी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 94 है कि श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। तो श्वास शब्द है वो एक्चुअली तत्सम शब्द है, और ऑक्सीजन इंग्लिश से आया है इसलिए आगत शब्द है। तो 94 का जो फोर्थ ऑप्शन है तत्सम आगत, ये दोनों अलग अलग हैं, तत्सम और आगत। श्वास है तत्सम, ऑक्सीजन है आगत। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि लंबे समय तक पद की दृष्टि से जो है वो क्या है। लंबे समय तक है क्रिया विशेषण, लंबे समय तक, तो ये क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि गद्यांश का मुख्य विषय है। गद्यांश का जो मुख्य विषय है वो क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाई का संतुलन। तो 96 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि गद्यांश का जो मुख्य विषय है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। फिर है 97 कि विनिमय का अर्थ है। तो विनिमय का अर्थ जो है वो है आपका लेना और देना। विनिमय से ये लेना, पहुंचाना, लेना, खरीदना, आना जाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है हम सांस के साथ क्या करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव जो है वो मानव की तरह ही होता है। पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है, जीवधारियों का स्वभाव। तो जीवधारी तो सभी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो ये मानव की तरह ही उनका स्वभाव होता है। या इस तरह से पूछा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पोएम आ गई। एक्चुअली ये भिक्षुक से लिया गया है, जो महादेव वर्मा की कविता है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। तो ये पोएम आप पढ़िए और फिर इसका आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण एक्चुअली जो है वो है कि कुछ भी भोजन ना करना। पेट एकदम खाली है, चिपक के पीठ से जाके चिपक गया है, इसलिए इसको ऐसे कहा गया है। अब है प्रश्न 101 कि कलेजे के दो टूक करना का आशय है। तो कलेजे, दो टूक कलेजे के करता का मतलब है मन को कष्ट पहुंचाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है
भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? तो भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, इसलिए भिखारी अपनी झोली फैलाता है। अब है 103 कि मुँह शब्द में प्रयुक्त जो चंद्र बिंदु है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिक है, नासिक है या शिरोरेखा है? तो एक्चुअली ये जो है इसको अनुनासिक कहेंगे। अनुस्वार सिर्फ बिंदु होता है और शिरोरेखा, इस रेखा के ऊपर जो मात्राएं आती हैं उनको शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा इसको कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 104 है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव। तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद हमारे अंदर करुणा का भाव उठता है। ठीक है, तो वो भाव जो है करुणा है। अब है प्रश्न 105, वह आता में सर्वनाम। वह आता में सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो यहाँ जो सर्वनाम है वो विक्षुप का ही द्योतक है। अब है 106 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो उद्देश्य है तो वो क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अब है प्रश्न 107 कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे उठने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न 108 है कि पढ़ने का अर्थ। तो पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। बाकी सारी चीज़ें, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, ये सब नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। प्रश्न 109 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। तो बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ये प्रश्न भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 110 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो एक्चुअली इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आयु के अनुरूप साहित्य। बच्चे जिस एज में है उसके अनुसार साहित्य प्रोवाइड कराया जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। प्रश्न 111 है कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है। अब प्रश्न 112 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृतियों से परिचित हो सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी चीज़ें होंगी। अब है प्रश्न 113, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या हो? भाषा का समृद्ध परिवेश हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेडागोजी मिलती जुलती ही है। अब प्रश्न 114 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो है अवलोकन। अब प्रश्न 115 है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो कैसी दक्षता? डैश दक्षता। तो ये है बुनियादी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। अब है 116 कि भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो इसको ना एकीकृत रूप में, सेकंड ऑप्शन, एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118 है 17 कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो व्याकरण पढ़ाने की जो ज़्यादा प्रभावी है वो है आगमन विधि। आगमन में क्या होता है, एग्जाम्पल पहले दे देते हैं और नियम बाद में बताते हैं। जैसे हमने पढ़ाया बच्चे को कि मोहन खाना खाता है, तो मोहन पहले बता दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया, फिर बता दिया कि इसमें मोहन क्या है, मोहन नाउन है यानी संज्ञा है।
ठीक है, नियम बता दी फिर उसके बाद। अब है प्रश्न 118 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का जो विचार है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो एक्चुअली ये जुड़ा हुआ है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 119 है कि भाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो ये है एक्चुअली त्रिभाषा फार्मूला जो है वो भारत की प्रश्न हाँ तो वो भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। ठीक है, अब 120 है निम्नलिखित की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है? यह विचार एक्चुअली एक पूर्णतः सत्य है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ जिन्होंने लैंग्वेज 2 को इंग्लिश के रूप में लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को चुना है वो इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ फिर से हम एक पैसेज है उसको पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए, आपको प्रैक्टिस करनी है तो। और मैं यहाँ फिर आप अपने आंसर मिलाइए। ठीक है, कि आपके कितने सही हुए और फिर देखिए मैं जो आंसर बता रही हूँ उनको। अब 121 है, क्वेश्चन नंबर 121 है वी शुड नॉट डिस्पाइज द सैवेज ट्राइब्स बिकॉज। तो हम सैवेज ट्राइब को डिस्पाइज यानी वो नहीं करते, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर। मतलब इसमें जो यहाँ पे वर्ड है सुपरस्टिशियस, इसका मतलब होता है अंधविश्वासी। हम उनके जितने अंधविश्वासी नहीं हैं जितने वो आ रहे हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। प्रश्न 122 क्वेश्चन नंबर 122 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 122 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज। क्वेश्चन नंबर 23 है हु बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस, यानी अंधविश्वास में कौन भरोसा करता है। तो एक्चुअली अंधविश्वास में जो भरोसा करते हैं वो है ऑल ट्राइबल्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस। अब है 124 स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका ये है एंशिएंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू आवर यूरोपियन नेशंस। तो ये इसका गलत है। फिर है सेकंड साइंस हेल्प्स अस फाइट सुपरस्टिशंस, यानी ये सही है कि विज्ञान मदद करता है अंधविश्वास से लड़ने में, लेकिन ये गलत है। तो ए इज़ रॉन्ग, बी इज़ राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ऑन द होल दैट इज़ ट्रू। तो दैट यहाँ पर है अंडरलाइन, तो हमें यही बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एक्चुअली दैट है प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 126 है आइडेंटिफाई द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ फिर से आपको ये अंडरलाइन ऑफन क्या है? ऑफन है एक्चुअली आपका एडवर्ब। ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 127 है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ इज़ अपोजिट मीनिंग टू द सुपीरियर। तो सुपीरियर का जो अपोजिट है वही यहाँ पे फिल करना है। तो सुपीरियर का अपोजिट है इन्फीरियर। तो इन्फीरियर इज़ द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपीरियर, इन्फीरियर। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
यहाँ 128 है, स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि इरेशनल बिलीव्स डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एक और पैसेज आ गई, ये पढ़ना है, आप पढ़िए आराम से और फिर यहाँ काफ़ी लंबी पैसेज आती है, इनको पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो इसका जो सही तरीका वो यही है, पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर आप बाद में आंसर को पढ़िए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, वाई डज अ कॉमन मैन चूज़ टू वियर अ सीट बेल्ट। तो ये कॉमन मैन सीट बेल्ट पहनना क्यों चूज़ करता है? तो वो करता है ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी खुद को बचाने के लिए वो सीट बेल्ट पहनता है। अब है प्रश्न 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ फिर से आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं। दो इट इज़ वेरी डेंजरस सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग। और सिर्फ बी है, वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल इज़ नॉट अ हेल्थ डिसीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए इज़ राइट वी इज़ रॉन्ग, यानी ए इज़ ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ राइट वी इज़ रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ एडवाइस कैन बी ईजिली इग्नोर्ड बाय द पीपल। तो लोगों के द्वारा जो आसानी से इग्नोर की जाती है वो कौन सी एडवाइस है? तो वो है डोंट ड्राइव अ मोटर बाइक। ओके, क्वेश्चन नंबर 132 है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ अंडरलाइन है येट। तो येट जो है वो क्या है? एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है या प्रपोजिशन है? तो एक्चुअली आपका जो येट है वो है आपका कंजक्शन। ठीक है। अब है 133, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ फिर से यहाँ दिस हो गया, तो ये जो दिस है यहाँ पे वो है डिटर्मिनर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 134 है, स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीज़। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है, द वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग हियर मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है थर्ड, यानी कैचिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 135, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। तो हेल्थ एरिया का एग्जाम्पल है लिमिटेड एरिया, हेल्थ का जो एग्जाम्पल है लिमिटेड एरिया, वो किस चीज़ से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकिंग मेडिसिन्स। क्वेश्चन नंबर 136 है, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू डिस्कस इन group of 4, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy is working does the teachers follow? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि प्रोसेस अप्रोच, इसमें प्रोसेस अप्रोच हो रही है। अब 37 है, क्वेश्चन नंबर 137 है कि ट्रांजैक्शनल लिसनिंग जो है वो है आपका 1, लेस एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 138 है, काल्प यानी CALP स्टैंड्स फॉर। तो ये जो स्टैंड फॉर मतलब किस चीज़ के लिए है? कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसको याद रखना, ऐसे एक आध प्रश्न आ जाता है, बिक्स आ गया, काप आ गया। प्रश्न 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पस। क्वेश्चन नंबर 140 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन 2 कि ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। ऐसा नहीं है, हम ग्रामर रूल्स के बिना भी लैंग्वेज हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे रूल्स तो अपने आप आ ही जाते हैं, बाद में पता चल ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर। तो ये है प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ natural discourage than explaining how the form is made and used। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, व्हाट स्टेटस इज़ गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज को जो स्टेटस दिया गया है वो दिया गया है आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 144 अ लैंग्वेज टीचर्स आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कैरसिटी ऑफ वाटर। लर्नर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, ये इसका उद्देश्य है। 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो एक्चुअली असेसमेंट टूल कहा गया है, तो यहाँ पे जो रिया लिया है वो असेसमेंट टूल नहीं है, तो नॉट पूछा था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 46 कि टीचिंग अ नॉवल इज़ टू प्रमोट, यानी आप नॉवल पढ़ते हैं तो वो किस चीज़ को प्रमोट करता है। तो ये जो करता है रीडिंग फॉर प्लेजर, और इसको कहेंगे हम एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 147 स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे कम समय में। हेल्प आपका लाइक करने में, शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, और मैं मोटिवेट होती रहूँगी तो और भी कुछ काम करती रहूँगी। यहाँ कुछ आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में ही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स। तो एक्चुअली ये इनपुट हाइपोथेसिस है वो दी थी क्रिशांस, कौन थे, स्टीफन क्रिशांस ने, ठीक है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ा दूँगी मैं, शायद वीडियो चैनल पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर बना दूँगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इज एक्सपोज टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इनके अनुसार एक्चुअली नॉम चॉम्स्की थे, उनके अनुसार एलईडी बच्चों में होता है, मतलब बच्चे अपने आप से ही खुद लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइकिल प्रोसेस। तो ये होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, यानी फीडबैक। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। देखिए ये बहुत ही ईजी है, एक बार आप समझ गए तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, ये होती है टॉप डाउन, मतलब बड़े से नीचे की तरफ आना, और जब छोटे टुकड़े से हम बड़े की तरफ जाएंगे तो वहाँ हो जाएगी डाउन टू टॉप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा ये सेकंड पेपर ख़त्म हो गया है दिसंबर 2019 का। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और
अपने दोस्तों को भी बोलिए, शेयर कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहले मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।